ये सच्चे अर्थ में पूरे भारत को, भारत के सपनों को, भारत की भावी पीढ़ी की आशा आकांक्षाओं को अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षा नीति आई है। इसमें हर क्षेत्र, हर राज्य के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है और इसलिए ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन भी है। साथियों, आप भी अपने आसपास देखते होंगे, आज भी अनेक बच्चों को लगता है कि उनको एक ऐसे विषय के आधार पर जज किया जाता है जिसमें उसका कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। माँ बाप का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, ओवरऑल एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है, तो वो दूसरों द्वारा चुने गए सब्जेक्ट्स मजबूरन पढ़ने लगते हैं। इस अप्रोच ने देश को एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी दी जो पढ़ी लिखी तो है, लेकिन जो उसने पढ़ा है उसमें से अधिकांश उसके काम नहीं आता है। डिग्रियों के अंबार के बाद भी, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में 5+3+3+4 का फॉर्मेट डिस्कस किया था, सो आइए थोड़ा ब्रीफली उसको समझ लेते हैं। पहला है फाउंडेशन स्टेज, जो फर्स्ट 5 ईयर्स होगा एजुकेशन का, जिसमें 3 ईयर्स बच्चे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका वो इंक्लूड होगा, एंड जो उसके बाद का जो 2 साल है उसमें फर्स्ट क्लास का 1 ईयर एंड सेकेंड क्लास का 1 ईयर। जो सेकेंड स्टेज है वो क्या है, प्री पैरेटरी स्टेज, जो कि 3 ईयर्स का होगा, क्लास 3rd, 4th एंड 5th। सेकेंड स्टेज होगा मिडिल स्टेज, जो कि 3 ईयर्स का होगा, क्लास 6th, 7th एंड 8th। एंड सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर्स, क्लास 9th से लेकर 12th तक, 9th, 10th, 11th, 12th। उसके बाद हायर एजुकेशन शुरू हो जाएगा। एंड हायर एजुकेशन में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अब कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसे म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, या एक्टिंग में, थिएटर में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, तो वो उसको भी एज अ माइनर सब्जेक्ट रख सकता है अपने पास, और उसका भी प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा। एंड तीसरी जो सबसे अच्छी बात है, वोकेशनल कोर्सेज क्लास 6 के बाद ही चालू हो जाएंगे। बैचलर डिग्री जो बच्चे 4 ईयर्स का करेंगे उनके लिए मास्टर्स 1 ईयर का रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट PhD जो कि 4 साल का हो जाएगा। MPhil को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है, एंड PG में 1 साल या 2 साल लगेंगे। 1 ईयर उनके लिए है जो कि बैचलर डिग्री विद 4 ईयर्स का करेंगे, एंड 2 ईयर्स उनके लिए होगा जो कि बैचलर डिग्री 3 ईयर्स का करेंगे। अगर फर्स्ट ईयर के बाद कोई पढ़ाई ड्रॉप करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद करता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद करता है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगा, एंड 4 साल के बाद अगर कोई पढ़ाई ड्रॉप करता है तो उसे बैचलर डिग्री विद रिसर्च। और बैचलर डिग्री विद रिसर्च का फ़ायदा ये मिलेगा कि मास्टर्स 1 ईयर का हो जाएगा फिर, और कोई बैचलर डिग्री 3 ईयर्स का कर रहा है तो मास्टर 2 साल का हो जाएगा। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, वो ये है, बाहर की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दे दी गई है कि वो इंडिया में आके अपना कैंपस सेटअप कर सकते हैं, और इन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को जो सेम इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, सेम रूल्स रेगुलेशन इनके ऊपर भी अप्लाई होंगे। 4th पॉइंट जो इस एजुकेशन पॉलिसी में रखी गई है वो ये है कि अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया अब वो वर्क करेगी एज अ सिंगल रेगुलेटर जितने भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी लीगल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं हमारी कंट्री में, उनको इससे बाहर रखा गया है।
वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आएंगे। एंड ये जो भी रिस्ट्रक्चरिंग है ये एक किसी फिक्स मैनर में या फिर एक्सक्लूसिव तरीके से कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। ये फ्लेक्सिबल तरीके से होगा बट कंटिन्यूअस वे में होगा। एंड गवर्नमेंट का टारगेट ये है जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उन सबको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना 2030 तक। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है अगर वहाँ पे इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट है तो वहाँ पे इंजीनियरिंग के साथ ह्यूमैनिटीज़ की भी पढ़ाई हो, म्यूजिक की भी पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स की भी पढ़ाई हो एंड दूसरे सब्जेक्ट्स भी हों। इस एजुकेशन पॉलिसी में जो एक और अच्छी बात ये बताई गई है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को, आइए देखते हैं। पहला ये है कि जो काउंसलर्स होंगे वो ये इंश्योर करेंगे फिज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग स्टूडेंट्स का, और ये बहुत ही अच्छा कदम है। जैसे आजकल डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं उनको नज़र में रखते हुए बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर बनाए जाएंगे खासकर जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनके लिए। जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्रेंडली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। मीन्स की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, उनके लिए फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बनाया जाएगा कि वो बच्चे भी आके पढ़ाई कर सकें। एंड फोर्थ है जेंडर इंक्लूजन फंड। पर्टिकुलरली जो फीमेल्स होती हैं उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अलग से एक फ़ंड क्रिएट किया जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत ही अच्छा है, स्पेशल एजुकेशन जोन्स। ऐसे जोन्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जाएं, और ये बहुत ही अच्छा कदम है। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि इस एजुकेशन पॉलिसी में दिव्यांग बच्चों के एजुकेशन पे भी फोकस किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। सो कैसे किया गया ज़रा देखते हैं। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा। उन्हें हम चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स भी कहते हैं। एंड उनके लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, फोकस अटेंशन उन पे दिया जाएगा कि कैसे जो एक कैटेगरी का गैप है नॉर्मल बच्चों में और दिव्यांग बच्चों में, उस गैप को ख़त्म किया जाए और उन्हें प्रॉपर एजुकेशन और उन्हें स्ट्रीमलाइन में लेके आया जाए। दोस्तों हमने ये देखा कि जैसे ही कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ, स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, तो अप्रैल में जो नया सेशन शुरू होता है उसको पूरे एजुकेशन को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया बहुत ही कम टाइम में। तो इससे ये सीख मिला कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ही ज़्यादा है अभी भी और आने वाले टाइम में भी। इससे लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखा गया। सो कैसे आगे भी इस पे विचार किया जा रहा है ज़रा देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि कहीं ना कहीं ओपन एंडेड डिस्कशन प्लेटफॉर्म रहेगा। पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए वो अपने आइडिया और सजेशन दे सकते हैं। दूसरा है मॉक कोर्सेज़ के थ्रू, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू बच्चों को बताया जाएगा डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे। ई कंटेंट जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा जो हर स्टेट के बच्चे पढ़ सकते हैं ईजिली। एंड 21st सेंचुरी में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसके हिसाब से पूरे प्रोग्राम को डेवलप करने का विचार है। वर्चुअल लैब, जो साइंस के बच्चे जो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, करते हैं, उसके लिए पूरा का पूरा वर्चुअल लैब इस्टेब्लिश किया गया है। ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन वो कैसे कंडक्ट करेंगे इस पर भी विचार इसमें किया जाएगा। टू 2035 तक गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनमें स्टूडेंट्स का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 50% तक इंक्रीज़ किया जाए। वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या फिर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू, ओपन डिस्टेंस लर्निंग एनरोलमेंट के थ्रू, और जितने भी जो कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट एक्रीडिटेड कॉलेज का मतलब होता है वो कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं, उन कॉलेजेस की संख्या को डबल करके। क्योंकि कई छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में टियर 1, टियर 2 में भी कॉलेजेस हैं, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड को, क्वालिटी को मीट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अच्छा है। मसलन दिल्ली में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है और पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में कोई वहाँ की यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है,
वहाँ पढ़ाई सेम होनी चाहिए। गवर्नमेंट का सिर्फ ये उद्देश्य है। एंड इस एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे अच्छा कदम है कि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को कैसे अचीव किया जाएगा। तो स्पेशल एजुकेशन जोन जो डिसएडवांटेजेस रीजन्स हैं वहाँ इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जैसे ट्राइबल एरियाज़ हो गए, एकदम गांव के एरियाज़ हो गए वहाँ पर, और उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रोविज़न भी रखा जाएगा। फीमेल्स के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड टीचर्स की अवेलेबिलिटी और उनकी क्वालिटीज़ को बढ़ाने पे भी जोर दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट एक्टिविटी एंड उनके पार्टिसिपेशन पे जोर दिया गया है, चाहे वो स्कूल लेवल हो या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो। तो कहीं ना कहीं उसमें स्पोर्ट्स में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज़, आर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट, इको क्लब्स में इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी सर्विस, क्योंकि इन सब एक्टिविटीज़ से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, सिर्फ किताब खोल के पढ़ने से नहीं सीखते, जो कि एक पुरानी विचारधारा थी उसे बदल दिया गया है। तो हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक काउंसलिंग सिस्टम होगा जो बच्चों को स्ट्रेस एंड इमोशनल एडजस्टमेंट को डील करेगा। ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है, जिस तरह से आजकल के डिप्रेशन के केसेस बढ़े हैं उनको देखते हुए। एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाया जाएगा। एंड जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे अच्छी क्वालिटीज़ के मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंश्योर किया जाएगा ताकि बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो हमारा अपना इंडियन कल्चर है, इंडियन हेरिटेज है, उसको प्रमोट करने की बात कही गई है। प्रमोटिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम, चाहे हमारे मेडिसिन सिस्टम की नॉलेज हो, लैंग्वेज हो, हमारे कल्चर एंड वैल्यूज़ हो, तो उसे कैसे किया जाएगा ज़रा देखते हैं। जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है वो क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट करेंगी। फोकस किया जाएगा लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकेबलरी पे जो कि इंडियन लैंग्वेजेस की हैं। एंड कल्चरल अवेयरनेस, जो हमारे एंशियंट नॉलेज सिस्टम थे, लाइक चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो किसी भी आर्ट में हो या फील्ड में हो, जो हमारे एंशियंट नॉलेज सिस्टम थे उनको प्रमोट किया जाएगा। एंड इसको कैसे किया जाएगा जरा ये देखते हैं। प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट, लोक विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बच्चे सीख सकते हैं, जान सकते हैं, कोर्सेज भी कर सकते हैं। एंड इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि एजुकेशन की कमर्शलाइजेशन को रोकने की बात कही गई है, जो कि बहुत सालों से एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। तो इसमें यह कहा गया है जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, वो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी की तरह कंसिडर की जाएंगी। और जो भी उनका फाइनेंशियल मैटर होगा उसका पब्लिक डिस्क्लोज़र होगा। एंड जो भी फ़ी या चार्जेस वो चार्ज करेंगे, खासकर प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो ट्रांसपेरेंट होगा, पूरी तरह से डिस्क्लोज़ किया जाएगा। एंड बीच में कोई भी फ़ी नहीं बढ़ाई जाएगी आफ्टर एनरोलमेंट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत ही अहम बदलाव किया गया है जो कि बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि अब मिड डे मील के साथ बच्चों को न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ के लिए। हेल्दी रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हाल ही में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुछ विचार साझा किए हैं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या मकसद है और ये किस तरह से देश के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, ये उन्होंने बताया है। तो आइए सुनते हैं, लेट्स हैव अ लुक। साथियों, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, हमारे देश के महान शिक्षाविद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सभी की पहुंच में हो, सभी के लिए सुलभ हो। ये शिक्षा नीति उनके इस विचार को भी समर्पित है। ये एजुकेशन पॉलिसी जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाने पर बल देती है। यानी एक प्रकार से ये हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है। इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है
जो ये तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। साथियों, हमारे देश में भाषा, लैंग्वेज हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। इसी एक बड़ी वजह है कि हमारे यहां स्थानीय भाषाओं को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया। उसे पनपने और आगे बढ़ने का मौका बहुत कम मिला। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं, उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा।